Good evening, all of you. Here we are studying chapter number 2 of economics, that is people as resource, for class ninth. In the last lecture, we have already seen uh, what is the importance of education in the building of nations. We have seen how educated people can contribute to increase the richness of culture, how they develop the society, how they contribute to increase the national income of their country. Also, we have seen how the administration can be good by the involvement of educated and skillful uh, peoples or persons in administration of that country, right? तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में बेसिकली हम एजुकेशन, लिटरेसी रेट, उनकी हेल्थ मतलब उस देश का मेडिकल केयर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसकी वजह से उस देश की जो पॉपुलेशन होती है वो इस लायक बन जाती है कि वह उस देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, उस देश के कल्चर को अच्छा डेवलप कर सके, उस देश के समाज को, सोसाइटी को डेवलप कर सके, उस देश की जो नेशनल इनकम होती है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सके. ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में क्या की थी, यहाँ पे डिस्कस करी थी. हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली कुछ प्रोविज़न्स किए थे ताकि यूनिवर्सल एक्सेस मिले सभी बच्चियों को. स्पेशली गर्ल्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करा था गवर्नमेंट ने कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले और आगे जाके वो भी देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे. तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. हमने इसके साथ साथ में ये भी देखा था कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस थी और गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय को भी इस्टेब्लिश करा था और देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था. हमने ये देखा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारे देश का हुआ था तब एजुकेशन के ऊपर में 151 करोड़ को खर्चा किया गया था, जो कि अगर आप 2015-16 की बात करते हो तो इन ईयर्स में क्या जो एजुकेशन पे खर्च हुआ है वो 3766.90 करोड़ का हुआ है. अगर हम हमारे देश के जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसको अगर कैलकुलेट करें तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो खर्च हुआ था 151 करोड़, ये केवल जीडीपी के 0.64% था, मतलब बहुत ही कम था, राइट. और जो कि अभी जो 2015-16 के जो आपको आंकड़े आपके बुक्स में दिए हुए हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये जीडीपी के केवल 3.0% है. मतलब 100 रुपये की अगर बात करें हम 100 रुपये खर्च करने की तो 100 रुपये में ओनली 0.64 पैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान में खर्च किए गए थे एजुकेशन में, एजुकेशन के ऊपर में. और जो कि 2015-16 में ये 100 रुपये की अगर बात करें तो 3 रुपये यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर में क्या किए गए हैं, खर्च किए गए. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये जो लिटरेसी रेट है वो 18% 1951 में इसकी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी और जो कि 2010-11 आते आते इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 74% तक रिकॉर्ड की गई थी. तो हम बोल सकते हैं कि लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली. तो एजुकेशन ये सिर्फ कैसे मतलब एक आज फैशन का सब्जेक्ट नहीं है कि चलो इसको ले लेते हैं, या लिटरेसी कोई एक सिर्फ आपको जॉब के लिए ही चाहिए होती है, ऐसा नहीं है. तो एजुकेशन या किसी एजुकेशन से जो कोई व्यक्ति होता है वो देश की जो पॉपुलेशन होती है जिस तरह से लिटरेट होती है तो उनको उनके राइट्स क्या है, उनके हक क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, उसके बारे में उनको क्या होता है, अवेयरनेस उनमें डेवलप होता है. और यही जो अवेयरनेस होती है वो किसी भी देश के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल क्या करती है, यहाँ पे प्ले करती है. सो हमने बहुत सारी चीज़ें ये भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे मेल फीमेल
का जो लिटरेसी रेट है उसको भी हमने कंपेयर किया था। वहाँ पे हमने 2011 के लिटरेसी रिकॉर्ड्स को देखा था। हमने ये भी देखा था कि केरला में किस तरह से 94% की लिटरेसी को रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पे बिहार जैसे स्टेट में केवल 60% ही आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ने किस तरह से 8.58 लाख्स ऑफ प्राइमरी स्कूल 2013-14 तक खोल दिए गए थे। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देने के लिए, और जो स्कूल ड्रॉप हो रहा था, जो मतलब पेरेंट्स लोग जो बिलो पावर्टी लाइन थे या जिनको ये सब जो खर्चा अफोर्डेबल नहीं हो रहा था बच्चों को आगे पढ़ाने का, तो बच्चे स्कूल को छोड़ रहे थे, मतलब पेरेंट्स बच्चों को निकाल रहे थे। तो ये जो ड्रॉप आउट रेशो है उसको ओवरकम करने के लिए कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम को चलाया था। तो ये इनिशिएटिव उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में लिया था। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान जो है, तो 5 ईयर प्लान में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह से एजुकेशन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया था, वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह से उसमें लागू किया गया था, और क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन को किस तरह से फोकस किया गया था, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था इन सारे सब्जेक्ट्स में, ताकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो क्या हो सके, यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे देश के लाखों गांव है, तो उन गाँव के दूर दूर तक मतलब कोई बड़ा शहर नहीं होता है या टाउन नहीं होता है, और गांव में वो जो हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसके कारण भी बच्चे मतलब प्राइमरी के बाद का एजुकेशन ले नहीं सकते थे, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई थी और वो सब चीज़ें हमने देखी थी। तो ओवर द पास्ट 50 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। लास्ट 50 ईयर्स की अगर बात करते हो तो हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया, इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दी गई, लाइसेंस दिए गए कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और इस तरह उन सभी गाँवों को उन इंस्टीट्यूशन और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ने में गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सफल भी रह चुकी है। सो लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम द 1951 to 2015-16। इन द टेबल 2.1 इज गिवन ऑन पेज नंबर 22। तो यहाँ पे एक ईयर का टेबल दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलेजेस का, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस का दिया हुआ है। अगर हम 1950-51 की अगर बात करते हैं तो कॉलेजेस की जो संख्या थी वो 750 थी, और तब यूनिवर्सिटी जो थी वो हमारे देश में 30 यूनिवर्सिटीज़ थी। तब स्टूडेंट्स जो एनरोल थे वो 2,63,000 स्टूडेंट एनरोल थे, और इनको पढ़ाने के लिए 24,000 हमारे यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल थे। उसके बाद में 1991 आफ्टर 40 ईयर्स का डेटा अगर देखते हो आप, तो यहाँ पे कॉलेजेस की संख्या जो है वो बढ़ के 7,346 मतलब 10 टाइम्स बढ़ गई थी यहाँ पे। और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 177 हो चुकी थी 30 से लेके, और स्टूडेंट भी काफ़ी मतलब यहाँ पे जहाँ पे 2.5 लाख अबाउट यहाँ पे 2,63,000 जब पढ़ते थे 1951 में, तो 40 ईयर्स के बाद में यहाँ पे 49,25,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, मतलब एजुकेशन ले रहे थे। और जो टीचर्स की यहाँ पे संख्या की बात करें तो आपको देख पा रहे हो आप टेबल में 2,72,000 2,72,000। तो देखो आप लोगों के पास में शायद 2,72,000 से यहाँ पे टीचर्स की संख्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया है, तो मैं अभी ये सारे के सारे यहाँ पे जो आंकड़े दिए हैं उसको रीड नहीं करूँगा, आप बड़े आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो कि इसमें जो रैपिडली इंक्रीज़ किए तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब देश के लोगों को, देश के बच्चों का फ़ायदा हुआ है, राइट। तो 2010-11 के फिगर्स देख लो आप, बहुत बड़ी जंप
देखने को मिलती है। यहाँ पे कॉलेजेस आपके 33,023 हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ 523, और जो एजुकेशन लेने वालों की जो यहाँ पे संख्या है वो 1,86,70,050 हो चुकी है। और टीचर्स की संख्या देख लीजिए 8,16,966। अगर 2015-16 की बात करते हो तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है आपको। 41,435 कॉलेजेस है हमारे देश में, 753 यूनिवर्सिटीज़ है। और एजुकेशन लेने वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे, तो 28 करोड़ 48 लाख, सॉरी यहाँ पे कितने हैं, 2,84,84,741 स्टूडेंट आज क्या कर रहे हैं या इन सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एजुकेशन ले रहे हैं। इसके साथ साथ में टीचर्स की संख्या देखिए, 14,38,000 टीचर की संख्या है। और आज के डेट में भी हमारे यहाँ पे टीचर्स की संख्या बहुत कम है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में, तो उसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो ये जो यहाँ पे जो टेबल दिया है, ये जो रिकॉर्ड दिया है, तो ये एनुअल रिपोर्ट है 2011, 12, 13, 14 का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ने इसको क्या किया है, पब्लिश किया है। तो अभी हम नेक्स्ट पैरामीटर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है हेल्थ। तो हेल्थ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ डिस्कस भी करना है, जैसे डिस्कस द टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए, तो टेबल को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है और इन चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एडुकेट टू द एडमिट द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जिस तरह से स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे, एनरोलमेंट की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, क्या उस तरह से यहाँ पे सफिशिएंट कॉलेज है उनको पढ़ने के लिए। डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में और थोड़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। व्हाट इज़ द इंक्रीज नोटिस अमंग द टीचर्स इन द ईयर 1998-99। तो 1998-99 में आप क्या नोटिस कर रहे हो, टीचर की जो संख्या है यहाँ पे डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट द फ्यूचर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज़ हियर कि आपका ओपिनियन क्या है कि भविष्य के कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ कैसे होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लिख के मुझे भेजोगे, और ये बाकी 1, 2, 3 नंबर के जो क्वेश्चंस है उनको भी भेजना है। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं हम हेल्थ, जो कि हमारा ये एक सेकेंड पैरामीटर है। सो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कोई भी जो फर्म होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है या कोई फैक्ट्री होती है, तो उनकी कोशिश यही होती है कि उसकी इनकम बढ़े, उसकी प्रॉफिट बढ़े। लेकिन क्या डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क इफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। क्या, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो यहाँ पे कि क्या कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे लोगों को प्रेरित करेगी यहाँ पे जो बीमार रहते हो, जिनकी काम करने की इफ़िशियंसी ही ना हो, क्षमता ही ना हो। क्या ऐसे लोगों को एनकरेज किया जाता है, ऐसे लोगों को जॉब दिया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ना ही है। कोई भी मतलब ऐसे किसी बीमार व्यक्ति को जो मतलब ठीक से काम नहीं कर पाता हो, ठीक से अपने नॉलेज को वहाँ पे यूज़ ना कर पाता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फर्म जॉब क्यों देंगी। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी एजुकेटेड जो व्यक्ति है या जिसमें कोई स्किल है पर्टिकुलर, तो उसकी हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए हेल्थ है, स्किल है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे हेल्थ भी है। एजुकेशन और स्किल के साथ साथ उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम। तो किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, वो उसको किस तरह से मदद करता है, टू रियलाइज हीज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट द इलनेस। उसको मदद करता है कि उसको जो हुआ है, अगर वो बीमार है या कोई काम करना चाहता है, तो उसको उसकी क्षमता पता होती है कि वो कब तक काम कर सकता है और कितना अच्छा काम कर सकता है। उसके साथ में फाइट करने की एक कैपेबिलिटी उसमें डेवलप होती है बिकॉज ऑफ हिज
गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ से किसी भी व्यक्ति को ये फ़ायदा होता है, ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हीज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी ना हो तो वो अपना कंट्रीब्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में कभी दे नहीं सकता है। इंडीड हेल्थ इज एन इनडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर द रियलाइजिंग one's well-being, hence for the improvement in the health status of the population has been the priority of the country. This is very very important sentence, you have to make underline this sentence। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, अत्यावश्यक हो जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है indispensable basis for the realizing one's well-being, hence for the improvement in the health status of the population has been priority of the country। तो किसी भी देश के गवर्नमेंट ने इस बात को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए कि उस देश के नागरिक का, सिटीजन का हेल्थ अच्छा हो, क्योंकि उस हेल्थ से ही उस व्यक्ति में वो आत्मविश्वास डेवलप होता है कि वो कहीं पे भी कहीं पे भी वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है और अपने आप से वो लड़ सकता है, किसी भी बीमारी से वो लड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने इसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी देके उनके हेल्थ के ऊपर में काम करना चाहिए। जो भी हेल्थ सेंटर्स है, मेडिकल केयर है, उसको प्रोवाइड कर। जैसे दिल्ली का उदाहरण देख लो, दिल्ली के मिनिस्टर जो है वो केजरीवाल है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था। मोहल्ला क्लिनिक क्यों शुरू किया था? क्योंकि उनको पता था कि अगर मेट्रो सिटी के लोग की स्वास्थ्य अच्छे रहेगी तो मेट्रो सिटी ऐसे ही चलती रहेंगी और डे बाय डे वो काफ़ी तेज़ी से क्या होगी, डेवलप होंगी। तो ऐसे ही पॉलिटिशियन की आज हमारे देश को ज़रूरत है। अगर आप दिल्ली की बात करो तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, वहाँ के सारे पब्लिक स्कूल को बिल्कुल इंटरनेशनल स्कूल जैसा बना दिया। एक एक कमरे के ऊपर में 50-50 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। वहाँ पे इंटरनेट से लेके डिजिटल बोर्ड से लेके वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की। वो यहीं पे नहीं रुके, तो उन्होंने तो खास करके पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स की इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी करवाई। तो ये काम होता है। तो अगर हम सही मायने में देखें तो दिल्ली में जिस तरह से आज पब्लिक स्कूल में इम्प्रूवमेंट हुई है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं एजुकेशन में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक चलाए गए, तो उससे पता चलता है कि वहाँ से बाहर निकलने वाला जो यूथ होगा वो कितना ज़्यादा हेल्दी होगा, कितना ज़्यादा एजुकेटेड और स्किलफुल होगा, जो कि आगे जाके नेशन के नेशनल हमारे देश के नेशनल इनकम में डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन वो करेगा। सो आगे देखते हैं कि और नेशनल पॉलिसी टू एम्स इट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसमें भी इसको प्रायोरिटी दी गई है कि हेल्थ केयर सेंटर्स को खोला जाए। आज आप देख सकते हो कि छोटे मोटे गाँवों में हेल्थ केयर सेंटर को खोला गया है, पहले नहीं हुआ करते थे। तहसील में जाना होता था या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाना होता था। सो फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर privileged segment of the population. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in the government as well as in the private sector। तो गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है और आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने किस तरह से मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में हर एक सेक्टर में यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या की है, लागू की है। हर जगह पे मतलब प्राइमरी सेंटर्स खोले गए हैं और जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को आज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है तो उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने मिड डे मील की स्कीम देखी थी, तो वो उसी का पार्ट है कि न्यूट्रिशनल केयर की जाए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो जनरली देखो हमारे देश में जो इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब बच्चों का जो मृत्यु दर है, बच्चे पैदा होने के बाद में बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो अगर ये मान लो कि देश में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसके 1000 के पीछे कितने बच्चे मर जाते हैं, तो उस नंबर को हम यहाँ पे इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं कि जो कि 1951 की अगर बात करते हो आप,
तो 147 था, और 2016 में ये 34 से क्या हो चुका है, अभी डाउन हो चुका है। तो ये डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि जो यहाँ पे चिल्ड्रेंस होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या माताएं होती है, मतलब मदर होती है, तो उनका जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होता है, तो उन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को काफ़ी फोकस किया है, और चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले गए। तो उसके कारण ये इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो आज की डेट में काफ़ी कम होते हुए दिख रहा है आप लोगों को। सो आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो टेबल दे के रखा है यहाँ पे 2.2, टेबल नंबर 2.2, यस, वेयर इज़ द 2.2, नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, राइट। तो ऑन नेक्स्ट पेज देयर इज़ द टेबल नंबर 2.2, और आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करने। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द discrepancies from the 1951 to 2015? What is the percentage increase in the doctors and nursing personnel from the 1951 to 2015? तो ये टेबल नंबर 2.2 को जब देखोगे आप, तब इसको सॉल्व कर लेना टेबल को देख के। अगर यहाँ पे कुछ छूट जाता है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। दिज मेजर्स, तो जहाँ पे हमने बात की थी गवर्नमेंट ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको मदद करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाए गए, तो विच हैव बीन एडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर द 68.3 ईयर्स इन 2014। देखो जो हमारे देश में ये सब प्रोग्राम चलाने से क्या हुआ, जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है, मतलब लोग जो लाइफ को यहाँ पे सरवाइव करते हैं, तो 68.3 ईयर्स तक ही लोग हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये मानती है कि आफ्टर 69 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे एवरेज ईयर से लोग ज़िंदा नहीं रहते। तो ये 2014 में 14 के ये रिकॉर्ड्स है कि गवर्नमेंट मानती है कि 68.3 ईयर्स तक इंडिया में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब यहाँ पे एवरेज जीता है, जिंदा रहता है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 147 हुआ करता था 1951 में, वो 2016 में 34 बच्चों की ही अभी मौत हो जाती है 1000 बच्चों के पीछे। सो क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20.4 and death rate to 6.4 within the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement in the child care are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of the life is an indicator of good quality of life marked by the self confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children for infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child. तो देखो ये जब मतलब चिल्ड्रेन क्या होते हैं, न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, तब बहुत बार ये प्रॉब्लम्स होती है। दूर दराज के जो गांव होते हैं वहाँ पे मेडिकल केयर हेल्थ सेंटर न होने के कारण बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से वगैरह न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है या माताओं की डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जगह जगह पे आज हेल्थ केयर सेंटर को खोला गया है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को चलाया गया है, चाइल्ड केयर सेंटर को खोला गया है, और उसके रिज़ल्ट यहाँ पे दिए गए, जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी लो हो चुका है। तो आगे हम देखेंगे उस टेबल को, जिस टेबल के ऊपर में आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं, राइट। सो द टेबल इज व्हाट, इस टेबल में देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे एससी पीएससी सीएससी लिखा हुआ है, और 2013 2014 2015 के आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, डेटा दिया हुआ है। तो ये सभी जो फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में कौन से साल में किस तरह से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जो एससी पीएससी या सीएससी है जो आपके गांव में छोटे मोटे टाउन्स में आपको देखने को मिलती है, तो वो 2013 में 1,81,139 हुआ करती थी, जो बढ़ के 2070 तक 1,87,505 हो चुकी है। डिस्पेंसरीज़ की अगर बात करते हो या हॉस्पिटल्स की बात करते हो तो 2013 में 29,274 थे,
थे, तो ये 2017 तक 31,641 आपको देखने को मिलते हैं। बेड्स की अगर आप बात करते हो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वगैरह, तो यहाँ पे 2013 में कितने बेड्स थे? 6,28,708 बेड्स थे। अगर 2017 की बात करते हो आप, तो 7,10,761 बेड्स है। रजिस्टर्ड डॉक्टर की अगर बात करते हो आप, मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर कितने डॉक्टर है? तो 45,106 डॉक्टर इन 2013। और ये बढ़ते बढ़ते 2070 तक कितने हो गए? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, राइट। 15-17 के जो डिजिट्स है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हैं शायद। नर्सिंग पर्सनल्स को देख लो आप, जो नर्सिंग्स होते हैं, तो ये सब जो मेडिकल केयर सेंटर जिसमें एससी पीएससी सीएससी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स बेड्स ये सब चीज़ें आती है, तो इसका यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मतलब दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो इसको ठीक से देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है और हमें हमारे देश की हालत पता है। अभी बेड बहुत कम जा रहे हैं, मतलब इतनी बेड की से इतने बेड्स नहीं है हमारे देश के हॉस्पिटल्स में अभी कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स है। तो कोरोना कोविड-19 से जब हम लड़ रहे हैं तो तब पता चल रहा है कि हमारे देश का मेडिकल केयर जो है वो कितना अच्छा है। तो अभी इतना भी स्ट्रांग नहीं है, लोगों को घर में ही रखा जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बुरी कंडीशन चल रही है हमारे देश की। अच्छा है कि लॉकडाउन चल रहा है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत मतलब ये जो पैंडेमिक है इतने तेज़ी से फैलता और काफ़ी लोगों की डेथ होती है इसमें। तो गवर्नमेंट को थैंक्स ही करना चाहिए, भले ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो ये लॉकडाउन का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और कुछ सेक्टर्स को बंद रखा गया है, खास करके स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है, तो कहीं ना कहीं पे ये डिसीज़न हमारे लिए ज़रूरी भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी वेल डेवलप इक्विपमेंट्स नहीं है या तो इतनी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है कि जिसकी मदद से हम स्कूल कॉलेजेस को फिज़िकली अटेंड कर सके और इस बीमारी से भी दूर रह सके। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जैसे यहाँ पे जर्मनी फ्रांस में स्कूल, स्विट्ज़रलैंड में स्कूल खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्कूलों में जब इन्फेक्शन हुआ इस डिसीज़ का तो फिर से वो स्कूल बंद करनी पड़ी। और इसी को देखते हुए इंडिया में भी स्कूल को बंद रखने का फ़ैसला लिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है हमारी इंडिया का। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इंडिया में बहुत ही पुअर है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग अबाउट 135 करोड़ से ज़्यादा की है, और 135 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर स्वस्थ रखना है आपको, तो हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए। जो कि ये यहाँ पे जो आंकड़े दिए तो उससे पता चलता है कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पीछे है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, राइट। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड इंक्रीज इज़ एडुकेट फॉर इंडिया, इफ़ नॉट वाई। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में डॉक्टर और नर्स की ज़रूरत है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ what other facilities would you like to provide in hospitals। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपको आपके बुक्स में शो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा इसमें और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ना चाहिए या कुछ और फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल क्लिनिक्स में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास में ऐसे कोई सजेशंस है तो आप उसको आंसर में कोट कर सकते हो। डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। आज की डेट तक अगर आपने किसी हॉस्पिटल को विज़िट किया है तो उसके बारे में आप लिखिए, वो कौन से हॉस्पिटल को आपने
विजिट की थी, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल थे वहाँ पे, कितने बेड्स थे वहाँ पे, कितने पेशेंट्स की वहाँ पे मतलब कैपेसिटी है उस हॉस्पिटल की कि एक समय में कितने पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सब डिटेल्स अगर आपने विजिट की है तो आप लिख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको ये सॉल्व करना है, कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल। तो ये जो टेबल दिया है यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसका एक ग्राफ बनाना है। जैसे मैथ्स में आप ग्राफ को प्लॉट करते हो वैसे ही यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कीजिए। सो देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया, देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर, क्या बात की गई है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटी। तो ये जो टेबल बताया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इनमें से कोई भी बेसिक फैसिलिटी ऐसे बहुत सारे गांव है इंडिया में जहाँ पे रोड नहीं है, बिजली नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे विलेजेस आपको मिल जाएंगे। सो देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। हमारे देश में सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस है और 301 डेंटल कॉलेजेस है। इस डेटा के आधार पे हम बोल सकते हैं जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इनमें से मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, डेंटल कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। और हमारे देश में कुल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? अभी अभी देखो, हाँ, नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था एनटीए के थ्रू, लेकिन इसमें जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं तो मैक्सिमम एडमिशन लेने के लिए कहाँ पे जाएंगे? आंध्र प्रदेश जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, क्योंकि मोर देन 70% कॉलेजेस तो इन 4 ही स्टेट्स में है, राइट। सो एक यहाँ पे एक्टिविटी दी है आपको, विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एक क्या करना है, हॉस्पिटल को, नियर बाय हॉस्पिटल को विजिट देना है। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। और वहाँ से आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? हाउ मेनी बेड्स आर देयर, कितने बेड्स है वहाँ पे। उसके बाद में हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर कितने हैं। हाउ मेनी नर्सेस वर्क इन दैट हॉस्पिटल, कितनी नर्स वहाँ पे काम करती है। बिसाइड ट्राई टू गैदर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी कलेक्ट करनी है। हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन योर लोकेलिटी, आप जहाँ पे रहते हो आपके आजू बाजू में ऐसे कितने हॉस्पिटल है। हाउ मेनी डिस्पेंसरीज आर देयर इन योर लोकेलिटी, और ये जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने वाली जो डिस्पेंसरीज होती है वो कितनी है आपके लोकेलिटी में। तो इसका भी डेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट करना है। सो आई होप कि ये जो हेल्थ वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया है वो आपके समझ में आया हो। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब कवर की। हमने सबसे पहले ये देखा कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है अगर वो हेल्दी होंगी तो उनको अच्छा काम मिलेगा, क्योंकि किसी भी देश में जो फार्म, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, ये जो चीज़ें होती है तो वो उन्हीं लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जो लोग हेल्दी हो, स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो, वेल स्किलफुल हो। इसी और उनकी खास करके वो बीमार ना हो, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब रहेगी, हेल्थ ही स्पॉइल हो जाएगी तो वो वहाँ पे ठीक तरह से अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये इन लोगों को पता होता है, इसीलिए वो लोग ऐसे लोगों को काम नहीं देते। तो गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए थे यहाँ पे, और जो जितने भी सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वहाँ पे हर जगह पे गवर्नमेंट ने अपनी ओर से बहुत सारी कोशिश की है। हेल्थ केयर सेंटर्स को चलाया है, पीडीएस फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इन्होंने न्यूट्रिशनल डाइट्स को प्रोवाइड किया है, और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है उसको रिड्यूस करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और गवर्नमेंट इसमें लगभग क्या हुई है, यहाँ पे सक्सेस भी रही है। लेकिन आज की डेट में जो अभी अभी हमने चार्ट डिस्कस किया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो बहुत ही कमज़ोर लगता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट।
सो अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे हम कि जो साकाल्स की मदर शीला जी थी, लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर, घर के काम करती थी, चिल्ड्रेंस एंड चिल्ड्रेन जो बच्चे थे उनकी देखभाल करती थी, और जो बच्चे थे वो उसको घर के काम में थोड़े बहुत मदद करते थे, और बूटा जो था उसका हस्बैंड वो खेतों का काम करता था, खेती में काम करता था। सकाल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। तो साकाल के जो जो छोटे भाई बहन थे वो खेलने कूदने में ही अपना टाइम क्या करते थे, यहाँ पे व्यतीत करते थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या इस केस में आप शीला जीतू को अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं? इफ़ नॉट वाई? अगर आप नहीं बोलते हो तो क्यों नहीं बोलते हो? तो इसीलिए यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी एग्जिस्ट when people who are willing to work at the going wages cannot find job। जब लोग काम की तलाश में बाहर निकलते हैं, और लोग जब काम करने की इच्छा लेके काम करने की तलाश में निकलते हैं, देखो लोगों की इच्छा होती है कि वो काम करे, और काम की तलाश में जब वो बाहर निकलते हैं लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता है, तो ये जो स्टेज होती है उसको अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज बोलते हैं। मतलब आपकी इच्छा तो है कि आप काम कर सकते हो, भले ही फिर आपको काम करना आता हो ना होता हो, लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे काम करना है, काम करने के लिए बाहर गए आप, लेकिन आपको काम ही नहीं मिल रहा है, मतलब आपको कोई इनकम ही नहीं हो रही है, तो ये जो स्टेज होती है आपको वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्टेज होती है। तो यहाँ पे शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग, शीला तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो बाहर जाके काम करे, वो तो अपने डोमेस्टिक घर के जो काम है उसी को करने में लगी है। अगर जीतू और सीतू की हम बात करें तो वो तो बहुत छोटे हैं कि वो बाहर जाके कहीं पे काम करे। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी कंटिन्यूड एज अनएम्प्लॉयड, राइट। और इसीलिए उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी ना तो इच्छा है बाहर जाके काम करने की, ना तो उसकी एज है, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएंगे। द वर्क फॉर पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। इसको आप अंडरलाइन करके रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे मतलब हम उस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जो 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप होता है किसी भी देश में या हमारे देश में, तो वो होता है एक्चुअली वर्किंग एज ग्रुप। तो इन लोगों को अगर ये लोग बाहर काम ढूंढने जाते हैं काम करने की इच्छा से और काम नहीं मिलता है तो उनको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे 15 ईयर से लेके 59 ईयर्स तक। लेकिन इन लोगों की इच्छा होनी चाहिए और काम ढूंढने के लिए इन लोगों ने बाहर निकलना चाहिए। सो साकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल अनएम्प्लॉयड। और इसीलिए हम साकाल के जो भाई बहन है वो इस एज ग्रुप में तो आते ही नहीं, बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते। साकाल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, साकाल की मदर खुद के फैमिली के लिए ही काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर द पेमेंट, और वो बाहर जाके मतलब कमाने के इच्छा से कभी बाहर जाती ही नहीं और काम करना ही नहीं चाहती, तो उसको भी हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। साकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। जो कि साकाल के ग्रैंडफादर की बात की गई है तो उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, राइट। अगर इंडिया की बात करते हो आप तो जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है वो रूरल एरिया में भी देखने को मिलता है और अर्बन शहरी एरिया में भी आपको देखने को मिलता है। हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, लेकिन भले ही आपको रूरल और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्टेज देखने को मिलती है, कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन गांव और शहर वाले अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कुछ अंतर होता है, डिफरेंस होता है। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज द सीजनल एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप रूरल एरिया की बात करते हो तो वहाँ पे किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है आपको? सीजनल और डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अंडरलाइन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप अंडरलाइन करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको विलेजेस में देखने को मिलता है, सीजनल और डिस्गस्ट। क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? तो ये तब होता है
तब देखने को मिलता है, तब ऑब्जर्व किया जाता है, पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। मतलब साल भर में ऐसे कुछ मंथ आते हैं जब गांव में कभी काम ही नहीं होता है, लोग तो काम ढूंढते हैं, काम की तलाश में होते हैं, लेकिन उनको उन महीनों में काम ही नहीं मिलता। क्योंकि पता है आपको कि जो गांव होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, तो विलेजेस में क्या होता है, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि क्रॉप को सोन किया जाता है और कल्टीवेशन की प्रोसेस चलती है। आफ्टर विंटर मैक्सिमम विलेजेस में काम ही नहीं होता है, तो इसीलिए 4 5 6 महीने उन लोगों को कोई काम ही नहीं होता है, 3 4 महीने का काम होता है। कुछ एक गाँवों में 6 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए काम होता है, तो मैक्सिमम गाँव में 4 5 6 महीने के लिए काम भी नहीं होता है। सो पीपल डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड है काम के लिए, उन लोगों को इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना होता है, जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। देयर आर सर्टन बिजी सीजन्स व्हेन सोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। तो देखो, जब ये जो फार्म ऑपरेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो सोविंग एक फार्म ऑपरेशन है, इसमें सीड को पुट किया जाता है सॉइल के अंदर। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को निकाला जाता है। वीडिंग मतलब जो क्रॉप होती है उसके बीच में से अनवांटेड वीड्स को निकाला जाता है। थ्रेशिंग मतलब फूड ग्रेन्स को अलग किया जाता है। तो ये जब फार्म ऑपरेशन चलते हैं तब गांव के लोगों को काम मिलता है, और ये ऑपरेशन जब खत्म हो जाते हैं तो सारे गांव के लोगों को फिर काम नहीं मिलता है। सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ऐसे काम करने वाले जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड होते हैं, तो उनको बाकी महीनों में फिर काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। इन केस ऑफ डिस्गास अनएम्प्लॉयमेंट, जो डिस्गास एम्प्लॉयमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, they have agriculture plot where they find work. This usually happens among the family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people. देखो किसी भी बहुत सारे फार्मर ऐसे भी होते हैं कि उनके पास में छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, और जिस खेत के ऊपर में 2 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, वहाँ पे उस फैमिली के सारी सबके सब फैमिली मेम्बर काम करते हैं। तो जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है और 5 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो बाकी के 3 लोग जो है वो अंडर एग्जॉस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जाएंगे। तो ये होता है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते। तो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन वेयर अननेसेसरीली पीपल्स आर वर्क। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जब लोग जाके क्या करते हैं, काम करते हैं और अपने ही प्लॉट पे काम करते हैं, तो वो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। देयर पीपल आर एक्स्ट्रा, ऐसे लोगों को हम एक्स्ट्रा बोलते हैं यहाँ पे। दीज 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। तो देखो, जो काम 2 लोगों से हो रहा है और 3 लोग एक्स्ट्रा लगा के कर रहे हो आप, तो इससे 3 लोगों को थोड़े देर समय के लिए आपने हटा भी दिया वहाँ से, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो मतलब प्रोडक्टिविटी में कोई डिक्लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोडक्टिविटी जितनी है उतनी ही प्रोडक्टिविटी आपको वहाँ पे मिलेगी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल्स आर डिस्गस्ट unemployment. In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. जहाँ तक हम शहर की बात करती है, सिटी की बात करते हैं, अर्बन एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको कॉमन देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है, या मिलती है तो उनके एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। तो ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। मेनी यूथ विद द मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे लोग मतलब कोई मैट्रिकुलेशन पास करके रहते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन उनको उनके एजुकेशन के हिसाब से जॉब फाइंड करने पे भी जॉब नहीं मिलता है। स्टडी शोड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमॉन्ग द मैट्रिकुलेट्स।
paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of the manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower in others. There is unemployment among the technical qualified person on one hand, while there is the dearth of technical skill required for the economic growth. तो किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आज हमारे देश का जो युवा है या बच्चे हैं वो टेक्निकल नॉलेज मैक्सिमम पास आउट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये तो डिग्री या डिप्लोमा बहुत ले रहे हैं बच्चे, लेकिन इनमें टेक्निकल नॉलेज का कंटिन्यूसली लैक हमको दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं पे हमारे देश की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें एक बाधा है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो युवा है वो तो टेक्निकल डिग्री के साथ में पास आउट होने चाहिए। उनको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के और क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो एक शॉर्ट लेक्चर हम कल फिर से ले लेंगे और इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपकी सब आइडिया क्लियर हो। इस चैप्टर को एक या दो बार आप घर में रीड करोगे और इस वीडियो को एक या दो बार आप फिर से देखोगे इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए। और जो भी होमवर्क आपको बताया गया है उसको आप मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके व्हाट्सअप करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट